नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अवतार किशन और जी एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एम ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आप एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स फील्ड में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको MCQ प्रैक्टिस के लिए लिंक मिल जाएंगे। मैंने MCQ क्रिएट कर रखे हैं गूगल फॉर्म्स के ज़रिए, आपको तुरंत के तुरंत रिजल्ट भी मिल जाएंगे। और जो MCQ होंगे वो इस टॉपिक के बेसिस पे ही होंगे। और जितनी मैं अक्सर अब नई वीडियोस बना रहा हूँ उसमें हर एक टॉपिक के साथ मैं MCQ अटैच कर रहा हूँ। और साथ साथ दूसरी चीज़ ये कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, वो सब भी मैं PDF के थ्रू अवेलेबल करवा रहा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट कीजिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। एम ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स का सीधा सीधा क्या मतलब हो सकता है? एम का मतलब होता है क्या दोस्तों? लक्ष्य। लक्ष्य को इस सेंस में समझना है कि एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स का लक्ष्य क्या है। अब कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि तो भाई लक्ष्य और गोल में फ़र्क ही क्या रह गया। कहने का मतलब ये कि गोल ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स और एम ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स में क्या फ़र्क रह गया। तो अभी आपको फ़र्क पता चलेगा जब हम एक एक कंपोनेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, तो जब आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। एम ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स को समझने से पहले हमें यह भी जानना जरूरी है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स का आज के टाइम में n नंबर ऑफ बायोलॉजी के डोमेन्स में इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए। बायोइन्फॉर्मेटिक्स का ये मानना है कि कोई भी चीज़ हो ना, बायोलॉजिकल नॉलेज हो, वो इतनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो कि जो यूज़र है ना उसको रिट्रीव करने वाला, कहने का मतलब बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को जो यूज़र रिट्रीव करना चाहता है ना, वो इतनी सिंपल तरीके से रिट्रीव होए कि यूज़र को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो उस चीज़ को रिट्रीव करने में, एक्सेस करने में, और कम से कम मुश्किल हो। तो यही है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का मेन एक गोल। इसी चीज़ को समझने के लिए सपोज कीजिए, आपको मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कीजिए दो डेटाबेसेस है, ये डेटाबेस है A और ये डेटाबेस है B। आपने मान लो कोई X प्रोटीन आपको सर्च करना है इन दोनों डेटाबेस पे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डेटाबेस A में तो ये अवेलेबल हो जाएगा ये प्रोटीन, लेकिन B में भी अवेलेबल है लेकिन अलग नाम से हो सकता है कि नहीं। तो इस केस में क्या होगी, ये चीज करेगी क्या, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि आप तो दोनों को ही डाउनलोड करेंगे जब दोनों पे चेकआउट करेंगे, लेकिन वो प्रॉब्लम ये करेगी क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों चीज में क्या है, एरर है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स का ये कहना है अगर दो डेटाबेसेस हैं और दोनों डेटाबेसेस में एक इंफॉर्मेशन है, अलग अलग नाम से है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर दोनों में एक जैसा डेटा है तो वो एक ही नाम से होना चाहिए, सबसे पहली चीज। तो दूसरी चीज, जो उनका एक यूनिक कोड होता है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों का। दो क्या n नंबर ऑफ डेटाबेसेस, मान लो 4 डेटाबेसेस हैं, 4 डेटाबेसेस में भी अगर आप एक चीज सर्च कर रहे हो तो उसका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन नंबर से ये समझना है आपको कि एक्सेशन नंबर, PDB ID, इस तरीके का ID, किसी भी ऑब्जेक्ट की ID, उसको बोलते हैं हम क्या, एक्सेशन नंबर, ID, यूनिप्रोट ID, PDB ID। तो वो क्या होता है कि यूनिक ID होती है उस एंट्री के लिए। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का ये मानना है कि दोनों चीजें क्या हो, डेटा आपस में शेयर करें दोनों डेटाबेस, और ऐसा मिसकंफ्यूजन ना हो कि एक नाम को लेकर दो अलग चीज हो रही हो। तो ये क्या है, एम है एक तरीके का बायोइन्फॉर्मेटिक्स का। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के एम को समझने के लिए हमें कुछ कंपोनेंट समझने पड़ेंगे और उनको एक एक करके डीप में स्टडी करना पड़ेगा। तो आइए उन कंपोनेंट्स में हम बात करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है डेटा एक्विजिशन। दोस्तों दूसरा कंपोनेंट है वो क्या है, टूल्स एंड डेटाबेस डेवलपमेंट। दोस्तों तीसरा जो कंपोनेंट है वो है क्या, डेटा एनालिसिस। और जो चौथा कंपोनेंट है वो दोस्तों क्या है, डेटा इंटीग्रेशन। तो टोटल दोस्तों कितने कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट है। इसीलिए जो एम ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स है उसको क्या बोला जाता है, फोरफोल्ड। इट इज अ फोरफोल्ड। फोरफोल्ड किससे कंसर्न है, जिसमें 4 चीजें हों, उसको हम क्या बोलते हैं, फोरफोल्ड। आई बात समझ में। अब इन एक एक कंपोनेंट को ध्यान से पढ़ते हुए समझते चलते हैं। आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं, डेटा एक्विजिशन, यहाँ पे जहां भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कहीं भी दोस्तों अगर डेटा वर्ड आ जाए ना, तो डेटा का मतलब अक्सर ये है कि हम बायोलॉजिकल डेटा की बात कर रहे हैं। डेटा इज कंसर्न विथ बायोलॉजिकल डेटा।
अब बायोलॉजिकल डेटा में कौन कौन से डेटा की बात हो रही है? मेजरली डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। तो ये हमारे क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया जाता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स डोमेन में। तो डेटा एक्विजिशन का ये मतलब है सीधा सीधा कि जब हमारा एक कोई सीक्वेंस है प्रोटीन का या डीएनए का, किसी भी चीज का, वो यूजर को बहुत आसानी से क्या हो सके? रिट्रीव हो सके, एक्सेस कर सके कोई भी यूजर उन सीक्वेंसेस को। कहने का मतलब उस बायोलॉजिकल डेटा को कोई भी यूजर बहुत आसानी से क्या होना चाहिए? एक्सेस कर सके। उसके बाद उसको एक्सेस करने के लिए ऐसी क्या क्या चीजें बनाने की जरूरत पड़ेगी हमें? तो बहुत अच्छे अच्छे टूल्स की जरूरत पड़ेगी हमें, हाई पावर टूल्स, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटाबेसेस की जरूरत पड़ेगी, एडवांस डेटाबेसेस की। तो उसकी मदद से हम क्या कर पाएंगे? वो सारी चीजें अच्छी बना पाएंगे। उसके बाद उन डेटाबेसेस टूल्स के अंदर ऐसी क्या क्या खूबियां जोड़नी पड़ेगी, जैसे कि अलग अलग टूल्स ऑनलाइन सर्वर पे ही लगाने पड़ेंगे, सच एज ब्लास्ट, फास्टा, जो ऑनलाइन ही सीक्वेंस सिमिलरिटी सर्च कर सके, ऑनलाइन सीक्वेंसिंग कर सके, और भी एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हमें ऑनलाइन बनानी पड़ेगी सर्वर पे। फाइनली उसको सारी इंफॉर्मेशन को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डेटा इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है दोस्तों कि 10 डेटाबेसेस को आपस में शेयर करवाना, ताकि कोई इंफॉर्मेशन इस तरीके से ना बन जाए कि एक में अलग है दूसरे में अलग है। सारे डेटाबेसेस में एक एंट्री से एक ही जैसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे अगर ह्यूमन का आप सर्च कर रहे हो तो ह्यूमन का कोई भी, मान लो प्रोटीन सर्च कर रहे हैं आप, उसका कोई सा भी आइसोफॉर्म है स्पेसिफिक, तो वो स्पेसिफिक आइसोफॉर्म इस डेटाबेस में भी सेम होना चाहिए और इस डेटाबेस में भी सेम ही होना चाहिए। कोई मिसकंक्लूजन नहीं होना चाहिए जिससे कि यूजर को मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। तो ये है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का क्या एम। अब दोस्तों समझते हैं एक एक चीजों को विस्तार में, डिटेल में। तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं डेटा एक्विजिशन। डेटा एक्विजिशन है क्या और उसका कंसर्न क्या है? तो डेटा एक्विजिशन को अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो उसका मतलब क्या है? डेटा की प्राप्ति। डेटा की प्राप्ति, ये तो हो गया इसका हिंदी में अर्थ। अब कहीं भी दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको बताया, डेटा की बात हो रही हो कहीं भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, तो उसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल डेटा। बायोलॉजिकल डेटा में हमारे क्या क्या आते हैं? डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन सीक्वेंसेस। अब कई बच्चे अड़ जाएंगे यहाँ पे कि भाई जीन्स का आपने नाम क्यों नहीं लिखा? पाथवेज भी तो होते हैं और भी अलग अलग तरीके के डेटा होते हैं बायोलॉजी में। हाँ होते हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जो मोटे तौर पे अगर मैं जीन की ही बात कर लूँ तो जीन कहाँ पे प्रेजेंट होती है मेरे भाई? जीन डीएनए पे ही तो प्रेजेंट होती है। इस तरीके से जो पाथवे होते हैं वो कहाँ से? मान लीजिए प्रोटीन के इंटरेक्शन हमें चेक करने हैं, वो भी एक तरीके का बायोलॉजिकल डेटा है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन पहले तो हम सीक्वेंस को ही स्टडी करेंगे ना दोस्तों। तो बेसिक तौर पे, मोटे मोटे तौर पे ये माना गया है कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के जो सीक्वेंसेस हैं वो ही एक तरीके का हमारा बेसिक बायोलॉजिकल डेटा है, जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जिसका इस्तेमाल एनॉर्मस रेट पे किया जाता है। और यही डेटा हमारा एनॉर्मस रेट पे फ्लो हो रहा है, हाई रेट पे, बहुत ज्यादा। तो इसको समझते हैं, इसका कंसर्न समझते हैं पहले। तो डेटा एक्विजिशन इज कंसर्न्ड विद एक्सेसिंग एंड स्टोरिंग डेटा विच आर जनरेटेड डायरेक्टली फ्रॉम बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। तो कंसर्न विद एक्सेसिंग एंड स्टोरिंग डेटा, डेटा की बात हो रही है तो वही बायोलॉजिकल डेटा की बात हो रही है, ठीक है। स्टोरिंग डेटा विच आर जनरेटेड डायरेक्टली फ्रॉम बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स। तो अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट हमारे हो सकते हैं, जैसे कि एनजीएस सपोज कर लो, सैंगर सीक्वेंसिंग। तो यहां से हमारा क्या है? डेटा एक तरीके से आ सकता है। पॉसिबिलिटी क्या है कि बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं हमारे? एनजीएस नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, या सैंगर सीक्वेंसिंग कह सकते हैं, और या मैक्सिम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग। अलग अलग तरीके के सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट है हमारे पास जहां से हमारा बायोलॉजिकल डेटा आ सकता है। तो ये चीज हमें मोटे मोटे तौर पे कंफर्म है। अब इसका मेन मकसद समझते हैं कि ये चीज हो कैसे रही है, किस तरीके से हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, स्टोर करेंगे। एक प्रॉपर वे में करना होता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि कुछ भी आया आपके पास और कुछ भी आपने डेटाबेस में क्या करा, स्टोर कर दिया, और फिर कुछ भी यूजर ने निकाला और यूजर खुद ही उसको जब एनालाइज कर रहा है तो वो खुद ही उससे रिजल्ट आउटपुट इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा। तो ऐसी चीज बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो इसका एक प्रॉपर वे होता है डेटा एक्विजिशन का। डेटा को किस तरीके से प्राप्त किया जाए, फिर किस तरीके से उसको एक डेटाबेस में प्रॉपर वे में स्टोर किया जाए, एक ऐसे फॉर्मेट में उसे स्टोर किया जाए जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड फॉर्मेट हो, जैसे कि फास्टा फॉर्मेट, और उसको इस तरीके से फिर फर्दर एनालाइज किया जाए कि उसमें से जो डिटेल्स आ रही हैं, उसमें से जो डेटा जनरेट और होगा, वो एक बायोइन्फॉर्मेटिशियन या कोई भी बायोलॉजिस्ट अच्छे से उसको समझ पाए। तो ये एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स का मेजर गोल भी होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डेटा जो जनरेट होता है हमारा, डेटा जनरेटेड बाय वेरियस सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट,
दोस्तों क्या होता है आज के टाइम में, जो सबसे बड़े चैलेंज है बायोलॉजिस्ट के लिए, और या तो आप कह सकते हैं कि बायोइन्फॉर्मेटिशियन के लिए, वो क्या है? एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो कि प्रोड्यूस हो रहा है आजकल। क्योंकि आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आजकल थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग भी दोस्तों आ चुकी है। एनजीएस तो हमारी सेकंड जनरेशन सीक्वेंसिंग है, लेकिन उसको मॉडिफाई करके हम थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग तक भी आ चुके हैं। और वो मशीन्स घंटों में, कुछ ही घंटों में क्या करती है, बहुत टन्स एंड टन्स ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। इन द सेंस कि अगर हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की बात करते हैं तो उसमें मिलियंस ऑफ बेस पेयर्स होंगे, इतनी जल्दी डेटा उसको प्रोड्यूस कर देती है 3-4 घंटे में। अलग अलग प्लेटफॉर्म से, एनजीएस के अलग अलग प्लेटफॉर्म में इल्यूमिना है, आयन टॉरेंट है, ऑक्सफोर्ड नैनोपोर सीक्वेंसिंग है, बहुत सारे एन नंबर ऑफ सीक्वेंसर आ रहे हैं जो कि अलग अलग लेबोरेटरीज में यूज किए जाते हैं और भी अलग अलग जीनोमिक स्टडीज में यूज किए जाते हैं। तो वो सब अब होता क्या है, ये जो डेटा जनरेट हुआ है अलग अलग सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट से दोस्तों, इसको एक प्रॉपर वे में हमें क्या करना है, रिट्रीव करना है, और एक प्रॉपर फॉर्मेट में, हैव टू बी रिट्रीव्ड इन एप्रोप्रिएट फॉर्मेट। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं। एप्रोप्रिएट फॉर्मेट कौन सा होगा? सपोज कीजिए वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड कौन सा फॉर्मेट है हमारा, फास्टा फॉर्मेट है हमारा, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड फॉर्मेट। तो हम कोशिश करेंगे क्या कि ये जो डेटा आ रहा है सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट से अलग अलग, उसको कोशिश करेंगे पहले तो रिट्रीव करेंगे उस डेटा को, फिर उसको एक ऐसे सीक्वेंस को ऐसे फाइल फॉर्मेट में स्टोर करेंगे जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, सबसे ज्यादा उसे लोग डाउनलोड करें। हम दोस्तों कोई भी मार्केट में इमेजिन करो, कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो मार्केट के हिसाब से बनाती है, अपने हिसाब से नहीं बनाती कि मार्केट में उसकी किस तरीके की डिमांड है। तो सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है, पहले डेटा को रिट्रीव करना, रिट्रीव मतलब एक्सेस करना है, फिर उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में क्या करना है, स्टोर करना है। सपोज कीजिए फास्टा फॉर्मेट एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर्मेट है, तो फास्टा फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, उस ही सीक्वेंस को स्टोर करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, हमारे पास सीक्वेंस आ गया। अब एक टर्म होती है क्या, जिसको बोलते हैं मेटा डेटा। आप समझ पाएंगे। तो मेटा डेटा का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कुछ चीजें पड़ी हैं, मेरे पास एक सीक्वेंस पड़ा है, ये क्या हो जाएगा, एक रॉ सीक्वेंस हो जाएगा, क्योंकि ना ही तो इसके पास नाम है कोई सीक्वेंस पे अंदर, ठीक है, और ना ही इसका कोई कोड है, ना ही इसकी स्पीशीज का पता है कि कौन सी स्पीशीज का ये सीक्वेंस है। तो ऐसे में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर हम टूल्स लगा के और स्टडी करें तो वो चीज मिल जाएगी। ब्लास्ट लगाएं अगर इस पे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये सीक्वेंस किसका है। लेकिन सपोज कीजिए आपके पास एक ऐसा रॉ सीक्वेंस आया लैब के अंदर, ठीक है, प्रोड्यूस हुआ है, अब उसका नाम तो नहीं पता आपको, ना उसकी स्पीशीज का नाम पता, ना ही ये पता कि वो कितने बेस पेयर का है। तो ये सब चीजें। अब मेटा डेटा का मतलब क्या होता है कि अगर मैं फास्टा फॉर्मेट की ही बात करूं तो पहली लाइन में क्या होता है, ग्रेटर देन सिंबल से क्या होता है, सीक्वेंस स्टार्ट होता है फास्टा फॉर्मेट। इसमें क्या होता है, पहली लाइन में डिस्क्रिप्शन होता है। डिस्क्रिप्शन मतलब एक इंफॉर्मेशन होती है, किसकी, सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन होती है। उसी इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मेटा डेटा। और जैसे कि अगर मैं बात करूं, फास्टा फॉर्मेट ऐसे स्टार्ट होता है, फिर लिखा होता है इसका एक्सेशन कोड लिखा होता है इस तरीके से, फिर यहाँ पे होमोसेपियंस इस तरीके से लिखा होगा, फिर यहाँ पे और भी कुछ लिखा होगा इसके बारे में, इसका आइसोफॉर्म कौन सा है और ये कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है, कौन से ऑर्गन का है। तो इस तरीके से एक्सेट्रा क्या है वो लिखा हुआ है। तो कुछ चीजें होती है जैसे मैंने बना के दिखा रहा हूं मैं आपको, ये हो गया वर्टिकल बार हो गया, ये सेमीकोलन हो गया, ये कोलन हो गया। तो ये इन सबको क्या बोलते हैं हम, डेलीमीटर। मतलब डेलीमीटर ऐसी चीज होती है जो कि हम अपने सीक्वेंसेस में यूज करते हैं मेटा डेटा को सेपरेट करने के लिए। मेटा डेटा क्या हुआ कि जो सीक्वेंस के बारे में इंफॉर्मेशन है उसको क्या बोलते हैं, मेटा डेटा। डेलीमीटर ऐसी कोई चीज होगी जो उन इंफॉर्मेशन को क्या करेगी, एक से हटकर सेपरेट करेगी। दो चीजें तो दो को सेपरेट करेगी, जैसे कि वर्टिकल बार हम यूज करते हैं, कोमा भी यूज करते हैं इनफैक्ट कभी कभी सेपरेट करने के लिए, है ना। तो वो सब चीजें। अब तीसरे स्टेप में दोस्तों हमें क्या करना है, इन डेटा को क्या करना है, लिंक्ड टू ऑल अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सैंपल्स। मतलब अब इसमें क्या करेंगे, और अलग अलग इस सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन हम ऐड करेंगे। ये कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, इसको बोलते हैं मेटा डेटा। आई बात समझ में? मतलब जो कि सीक्वेंस से रिलेटेड है और हमें पता है, जिस बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया होगा उसे पता होती है सैंपल कौन सा है। मान लीजिए डीएनए हो सकता है, वो आरएनए हो सकता है, या प्रोटीन हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस टाइप का एक्सपेरिमेंट है वो। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जनरली हमारा डेटा एक ऑर्गेनाइज होता है प्रॉपर वे में। किसके बेसिस पे, मेटा डेटा के बेसिस पे।
जायज सी बात है, आप किसी भी चीज को सेपरेट करोगे तो उसके नाम के बेसिस पे तो करोगे। मान लीजिए 10 कंपनी की टॉफीज पड़ी हैं आपके पास, तो 10 कंपनी की टॉफी को आप कैसे सेपरेट करोगे? उनके नाम के बेसिस पे तो सेपरेट करोगे, या उसके टेस्ट के बेसिस पे सेपरेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से वो सारी जो डिटेल है वो क्या है, टॉफी क्या मेटा डेटा है। इसी तरीके से जो डीएनए या आरएनए सीक्वेंसेस का या प्रोटीन सीक्वेंसेस का जो मेटा डेटा होता है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अलग अलग चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेटा डेटा। तो मेटा डेटा, अभी आगे भी ये टर्म आएगी, इस टर्म को याद रखना है, आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद क्या होता है, इस सीक्वेंस को फाइनली हम क्या करते हैं, डेटाबेस में स्टोर कर देते हैं। फाइनली स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। अब क्या होगा जब इसे डेटाबेस में स्टोर करेंगे, तो अब जो रिसर्चर होंगे या बायोलॉजिस्ट होंगे या कोई भी बायोइन्फॉर्मेटिशियन होगा या कोई भी वेरियस फील्ड का बंदा होगा बायोलॉजी की, जो इस सीक्वेंस को एक्सेस करना चाहता होगा, वो आसानी से क्या कर लेगा, इसको एक्सेस कर लेगा और इजीली रिट्रीवल हो जाएगा उसके लिए। तो इट विल प्रोवाइड इजी एंड फास्ट रिट्रीवल। ठीक है, तो इट विल प्रोवाइड इजी एंड फास्ट रिट्रीवल। किन के लिए? रिसर्चर्स के लिए, अलग अलग बायोलॉजिस्ट के लिए, बायोइन्फॉर्मेटिशियन के लिए। वो डिपेंड करता है कौन इस डेटा को एक्सेस करना चाहता है। अब उनके लिए क्या होगा, ये मुश्किल नहीं होगा डेटा को एक्सेस करना, क्योंकि वो आराम से पढ़ लेंगे, डिटेल ले लेंगे सारे सीक्वेंसेस की, जो रिट्रीव करना चाहते हैं, जो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, और उनके मेटा डेटा पे थोड़ा सा ध्यान देके उसे और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेटा डेटा ही एक ऐसी चीज होती है सीक्वेंस के ऊपर, जो कि उस सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन होती है, बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, जो मोटे तौर पे होनी चाहिए। अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी आपको डरने की बात नहीं है। अगर आप बायोइन्फॉर्मेटिशियन हैं तो आप अलग अलग टूल का इस्तेमाल करके उस सीक्वेंस का पता भी लगा सकते हैं कि वो सीक्वेंस एक्चुअली अगर अननोन है तो कहाँ से आया होगा, कौन सी स्पीशीज का सीक्वेंस होगा। तो उसके लिए हम बाय द वे टूल यूज करते हैं ब्लास्ट। तो ब्लास्ट यूज करते हैं, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, बहुत ही पायनियर टूल है। एनसीबीआई ने सबसे पहले बनाया था 1990 में, और आज तक हम इसे यूज करते हुए आ रहे हैं। इसके अलग अलग फ्लेवर्स भी हैं, साई ब्लास्ट, ब्लास्ट एक्स, ब्लास्ट एन, टी ब्लास्ट एन। आप चेकआउट कीजिए एनसीबीआई की वेबसाइट पे जाके। और दूसरी चीज, अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैं या स्कूल में हैं, अगर बायोइन्फॉर्मेटिक्स आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम के क्वेश्चंस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो दोस्तों ये था हमारा डेटा एक्विजिशन। तो दोस्तों ऐसे कुछ डेटाबेसेस को देख लेते हैं जो कि इन चीजों को प्रूफ करता है। तो एग्जांपल्स ऑफ सच डेटाबेसेस जो कि हमें इस तरीके की मेटा डेटा के साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो कुछ डेटाबेसेस हैं जैसे कि एंट्रेज जीनोम। तो एंट्रेज जीनोम, एंट्रेज एक्चुअली में देखा जाए तो एक सर्च इंजन है एनसीबीआई का, और एंट्रेज से जो जीनोम का डेटाबेस लिंक है उस डेटाबेस को हम बोलते हैं एंट्रेज जीनोम डेटाबेस। ठीक है, और देखिए तो हम प्रोटीन डेटाबेसेस, हमारे प्रोटीन डेटा बैंक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रक्चर डेटाबेस, 3D स्ट्रक्चर डेटाबेस। इसको कौन चलाती है संस्था? RCSB, प्रोटीन डेटा बैंक पे एक मेरा पूरा कॉन्सेप्ट टॉक है, आप उसको जाके देखिए अगर प्रोटीन डेटा बैंक को समझना चाहते हैं हिस्ट्री से लेकर एंड तक। प्रोटीन डेटा बैंकिंग वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड वाइड पॉपुलर डेटाबेस है। अब ये मल्टीप्लाई कर चुका है और भी अलग अलग डेटाबेसेस में। ठीक है, तो एनसीबीआई जीनोम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो कि हमें एंट्रेंस में अक्सर काम आती है और नॉर्मल कॉलेजेस एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो एंट्रेंस जीनोम कंटेन्स जीनोम डेटा। कहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों? अवेलेबल ऑन एनसीबीआई। एक चीज और बता दो दोस्तों, आज के तारीख के हिसाब से एनसीबीआई पे टोटल कितने हैं? 37 डेटाबेसेस प्रेजेंट है। ठीक है, ध्यान में रखना इस चीज को। एनसीबीआई का जो वेब एड्रेस है वो है ncbi.nlm.nih.gov। इस चीज को भी दोस्तों आपको याद रखना है, क्योंकि हर कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। एनसीबीआई की फुल फॉर्म है जो वो क्या है? नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। एनएलएम क्या है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। NIH क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। और GOV क्या है? गवर्नमेंट एजेंसी है, गवर्नमेंट फंडेड एजेंसी है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे एंट्रेंस में, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट कीजिए। और दूसरी तरफ अगर प्रोटीन डेटा की हम बात करते हैं, तो प्रोटीन डेटा बैंक को सपोर्ट कौन करता है मेरे भाई? RCSP नाम की एक संस्था है, रिसर्च कोलैबोरेटरी फॉर स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स। इसमें जनरली क्या होते हैं? कंटेन 3D मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर्स, जो कि किस पे बेस्ड होते हैं? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, NMR टेक्निक। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का तो नाम आपने सुना होगा। NMR होती है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेक्नोलॉजी। ये इस टेक्निक के जरिए हम क्या है? स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
दूसरी चीज है जो पीडीबी के बारे में, वो क्या है, अवेलेबल एट पीडीबी सर्वर, अवेलेबल एट पीडीबी सर्वर। और इसको मेंटेन कौन करके रखता है, मेंटेन्ड बाय आरसीएसबी। अभी मैंने बताया था ना आरसीएसबी का मतलब क्या है, रिसर्च कोलैबोरेटरी फॉर स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स। अब आरसीएसबी जो था वो क्या था भाई, एक ऐसी संस्था थी जो कि स्टैब्लिश हुई थी कहाँ पे, बीएनएल में। बीएनएल क्या है, ब्रूक हेवन नेशनल लेबोरेटरी। कब हुई थी स्टैब्लिश, 1971 में, ठीक है। और इसकी जो वेबसाइट का नाम है वो क्या है, rcsb.org। आप एड्रेस लिंक में अगर ये एड्रेस डालेंगे तो आप पीडीबी वेबसाइट पर डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, रीडायरेक्ट हो जाएंगे, वहां पे पहुंच जाएंगे आप, ठीक है। तो ये था एक बेसिक डेटा एक्विजिशन का टॉपिक। अब आगे समझेंगे हम नेक्स्ट वाला, कौन सा, टूल एंड डेटाबेस डेवलपमेंट।